हेलो बच्चों, मैं सुषमा शर्मा बीजी मिश्रा स्कूल से कक्षा 12 में आज आप सबको पाठ 5 पढ़ाऊँगी। पाठ 5 का नाम है काव्यखंड से सहर्ष स्वीकारा है। काव्यखंड से है बच्चों, जिसे लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। तो सबसे पहले कवि परिचय देख लीजिए। कवि परिचय। मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के श्योपुर ग्वालियर संभाग में 13 नवंबर सन 1917 में हुआ था। मुक्तिबोध के पिता निर्भीक, कर्तव्यपरायण और दबंग पुलिस अधिकारी थे। पिता माधवराव ने अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से नौकरी की और उन्हें नौकरी तक सभी सरकारी सेवाएं प्राप्त होती रहीं, लेकिन नौकरी से निवृत्त होने के बाद सभी सुविधाएं जाती रहीं। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्म कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष बीता। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में शिक्षक की नौकरी की। उसके बाद सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजवाड़ गांव आज सभी स्थानों पर अध्यापन से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ्यपुस्तकें भी लिखी। मुक्तिबोध नई कविता के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। मूल मराठी होने से मराठी साहित्य से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम आदमी के लिए कठिन बना दिया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो कभी चुकता ही नहीं, बल्कि निरंतर अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार, राजनैतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लिखा है। मुक्तिबोध मूलतः कवि हैं। तो बच्चों, मुक्तिबोध नई कविता के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में, अद्भुत संकेतों भरी जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप बातें कहती है चलती हैं। हमारी बातें हमको सुनाती हैं, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं तो पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में स्वतंत्र भारत का कालजयी चिट्ठा है। लंबी कविता स्वतंत्र भारत के बाद की है, जो कि बहुत बड़ी है। मुक्तिबोध का संपूर्ण जीवन संघर्षपूर्ण बीता, परंतु वे संघर्ष से हारे नहीं, उन्हें और अधिक मजबूत किया। प्रगतिशील कविता से जुड़े रहे, सर्वहारा वर्ग के लिए कविताएं लिखी। इस संघर्षशील ऊर्जावान कवि की मृत्यु 11 सितंबर 1964 के दिन नई दिल्ली में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं जो कि प्रकाशित हुई तार सप्तक में, उनके जीवन काल का एक भी संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ। जिसकी तैयारी हो रही थी, उनके हाथ में आने से पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। कविता संग्रह है चाँद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। गद्य साहित्य है कहानी संग्रह, काठ का सपना, सतह से उतरता हुआ आदमी, विपात्र। समीक्षात्मक पुस्तकें हैं कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से, समीक्षा की समस्या, साहित्यिक की डायरी। अन्य भी हैं भारत, इतिहास और संस्कृत। मुक्तिबोध बच्चों संपूर्ण साहित्य प्रेम नेमीचंद जैन के संपादन में इनकी रचनावली 6 खंडों में सन 1980 में प्रकाशित हो चुका है। अब इसका थोड़ा सा सारांश देखिए। मुक्तिबोध की कविताएं प्रायः लंबी होती हैं, बहुत कम छोटे आकार की कविताएं लिखी इन्होंने। उनमें से सहर्ष स्वीकारा एक महत्वपूर्ण कविता है, जिसे भूरी भूरी खाक धूल से लिया गया है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना। स्वीकारना यानी मान लेना, सहर्ष स्वीकारना यानी खुशी के साथ मान लेना, खुशी खुशी स्वीकार करने लेना। तो यह कविता जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक, समान भाव स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से प्रेरणा मिली है उस प्रेरणा के उस तक हमको भी ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था। इस प्रकार
स्वीकार या आत्मसात किया था कि आज तक वो सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास होता है। तो बच्चों चलिए हम इसको देखें, कविता को देखिए। अपनी कविता को, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अब तक है, संवेदन तुम्हारा है। ये पहली पैराग्राफ देखा आपने कि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी है उसे खुशी खुशी स्वीकार किया है, क्योंकि यह सब कुछ तुम्हें यानी माया प्रिया को प्रिय है। कवि गरीबी को गर्वीली अर्थात स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों को भव्यता, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की सरिता, यह सब नए और मौलिक हैं, क्योंकि मेरे जीवन में प्रति जो कुछ भी घटता है, जो कुछ भी जागृत है, उपलब्धि है, वह सब तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है, तुम्हारी संवेदना से हुआ है। कवि ने इसमें स्पष्ट किया है कि जो उसकी प्रेयसी, फिर ये प्रेयसी माँ, बहन, पत्नी कोई भी हो सकती है, उसकी संवेदना से प्रेरणा प्राप्त हुआ है। फिर गर्वीली गरीबी, विचारों और दृढ़ता, जीवन का अनुभव, विचारों का वैभव स्वीकार ही नहीं, खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसमें गरीबी को स्वाभिमान युक्त कहना कवि की प्रगतिशीलता का परिचय देता है। दूसरा पैराग्राफ देखिए बच्चों। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तो मुस्काता चाँद, ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि कहता है कि मेरा अपनी प्रेयसी से न जाने कैसा संबंध है, कैसा रिश्ता है कि मैं अपने भीतर समाविष्ट तुम्हारी संवेदना के जल को जितना बाहर निकालता हूँ, कम होने के बजाय फिर से भर जाता है। मेरे हृदय में मीठे पानी का झरना है। मीठे पानी का झरना अर्थात अच्छाई का झरना, संवेदना का स्रोत है, प्रेयसी के स्नेह का स्रोत जो अनंत और अटूट है। अंदर तुम्हारा स्नेह है और ऊपर तुम्हारा चाँद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने सौंदर्य से नहलाता रहता है। अर्थात कवि का आंतरिक एवं बाह्य जगत दोनों प्रेमिका के स्नेह प्रेम से संचालित होते हैं। तीसरा पैराग्राफ बच्चों देखिए अगला। सचमुच तुम्हें दंड दूं कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है। बच्चों कभी अपने प्रेयसी को भूलना चाहता है, जिस भूलने की उसका प्रिय उसे सजा दे, और सजा में दक्षिणी ध्रुव पर अमावस्या के गहरे अंधकार को उसका शरीर, चेतना, अंतर्मन सहन करे, उसी में डूब जाए। इस प्रकार इस सजा को सहर्ष स्वीकार करता है। कवि कहता है कि तुमसे चारों ओर फैला हुआ और छाया हुआ सुंदर मनोरम प्रकाश अब सहन नहीं होता, कभी से सहा नहीं जाता है कि आवृत्ति करके पीड़ा को और अधिक बढ़ा दिया है। आगे देखो बच्चों। कवि कहता है कि तुम्हारी ममता, स्नेह रूपी बादल की कोमल ममता मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मेरी आत्मा कमजोर और अशक्त हो गई है। उसे भविष्य की अनहोनी से डर लगता है, उसे अपने प्रिय से अलग होने का डर डराता है। उसे डर लगता है कि प्रिय से अलग होकर अपने अस्तित्व को किस प्रकार बचा के रखेगा। अब तो उसे उसके प्रिय का बहलाना, सहलाना और अपना तो सहन नहीं होता, अर्थात वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। कहने का मतलब बच्चों, जब कोई अपने प्रिय से अलग होता है तो उसे एक प्रकार का भय रहता है कि उसका अपना अस्तित्व कैसे बचेगा और रह नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ कवि को क्या करना है, आत्मनिर्भर न बनना है, उसे अलग होना है। अगला पैरा देखिए बच्चों। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, ब्यूरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है।
इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वो तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सो हर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। बच्चों, कभी अपने प्रिय को भूलना चाहता है, वह उससे दूर होना चाहता है, अपने प्रिय से याचना करता है, प्रार्थना करता है कि उसे वह सजा दे। वह ऐसी सजा चाहता है कि प्रिय के बिना पाताल के अंधेरी गुफाओं सुरंगों में खो जाए, धुएं के बादलों में लापता हो जाए, जहाँ उसे अपने अस्तित्व का एहसास भी न हो। परंतु कभी कहता है कि इस परिस्थिति में भी तुम्हारा ही सहारा है, क्योंकि उसके जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ उसे अपना सा लगता है या जो कुछ संभव है, उसकी प्रीतमा के कारण है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि कवि को अगर अपने खुद को भूलने का एहसास करना है तो उसके लिए भी वो उसे अपने प्रिय का ही सहारा चाहिए, यानी प्रिय सहयोग करे उसे भूलने में, उसको खुद को भूलने में उसका प्रिय उसे सहयोग करे, तभी ये संभव है। उसके सभी कार्यों का विस्तार, वैभव सब उसकी प्रिय की देन है। कवि कहता है कि जीवन में अब तक जो कुछ भी था, अर्थात सुख दुख, उन्नति अवनति, सब उसके प्रिय को प्यारा है, इसलिए कवि ने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया है। बच्चों, यहाँ स्पष्ट इस तरह से होगा कि जो मुक्तिबोध की प्रियतमा है वह रीतिकाल की प्रेयसी नहीं है, वह प्रेयसी मुक्तिबोध की संघर्ष चेतना की प्रेयसी है, जिसके कारण उन्हें गरीबी भी गर्वीली लगती है, उससे अलग होने पर सजा के लिए तैयार है, और गहन गुफाओं के अंधकार में भी विचारों की प्रीतमा उसके साथ है, विचारों का वैभव है। कहने का तात्पर्य है कि मुक्ति बोध की कविताओं को देखने का दृष्टिकोण मार्क्सवादी रखना होगा, तभी कविता को समझ सकेंगे। बच्चों, ये आपका ये पाठ 5 यहाँ पर समाप्त हुआ काव्यखंड से। अब इसको हम अगले वीडियो में अगला पाठ लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।